नेक्स्ट है डार्लिंगटन एम्पलीफायर, ठीक है, डार्लिंगटन एम्पलीफायर, ठीक है, डार्लिंगटन एम्पलीफायर। इसको क्या बोलते, इसका क्या कॉम्बिनेशन है, कॉमन कलेक्टर, ठीक है, माने इनपुट मेरा क्या होगा कॉमन कलेक्टर, आउटपुट मेरा क्या होगा कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तब हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डार्लिंगटन एम्पलीफायर, है ना। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो कॉमन कलेक्टर में याद करो, कॉमन कलेक्टर में क्या होता था, आउटपुट कहाँ से लेते थे, एमीटर से, है ना। बेस से हम लोग इनपुट आउटपुट का बात कर रहे हैं, अच्छा इनपुट, हाँ पहले हम लोग 2 स्टेज बनाते हैं, ठीक है, ये स्टेज 1, ये मेरा स्टेज 2, है ना। अब क्या करते थे इसमें हम लोग, कॉमन कलेक्टर में कॉमन क्या होता था, कलेक्टर, तो कलेक्टर तो मेरा हो गया कॉमन, वो दोनों ही केस में कलेक्टर मेरा हो गया कॉमन, ठीक है। आउटपुट हम किससे लेते थे, एमीटर से, याद है, और इनपुट किस में डालते थे, बेस में, बेस में हम डालते थे इनपुट, है ना, कॉमन कलेक्टर में बेस में इनपुट डालते थे। अब इसका एमीटर से जो आउटपुट जाएगा वो किसका इनपुट होगा, दूसरा का बेस में, यानी ये B2 होगा, ये B1 होगा, C1 होगा, ये E1 होगा, ये C2 होगा। आउटपुट कहाँ से लेंगे हम, बोलो, एमीटर से E2, और इसके अक्रॉस हम लोग किसके अक्रॉस लेते थे, एक लोड लगा देते थे, है ना, RL नाम का, इसी को हम लोग कभी RC बोलते थे जब कलेक्टर के पास लेते थे, और RE बोलते थे जब एमीटर के पास से लेते थे। तो ये एमीटर में लगा तो RE नाम या फिर RL दे दो। ये कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर, ये कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर। तो ये बन गया फिगर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डार्लिंगटन एम्पलीफायर, है ना, ठीक है। अब इसका आते हैं एक्चुअल फिगर में। एक्चुअल फिगर इसका कैसे बनता है देखो, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ नोट कर लो, जैसे डार्लिंगटन एम्पलीफायर को बोला, और एक नाम बोला जाता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। क्यों, ये फिगर बनाने के बाद हम समझाते हैं, ठीक ना। और ये भी कैस्केड कनेक्शन, ये किसका कैस्केड कनेक्शन है, 2 कॉमन कलेक्टर का, है ना। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसा दिखेगा। तो एक यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये इसका कलेक्टर है ना, ये एमीटर है, ठीक। ये हम क्या देते हैं, यहाँ पे V इनपुट लेते हैं, पहला वाला कलेक्टर पे, B1 पे, ठीक। और ये कलेक्टर क्या है, दोनों से कॉमन रहेगा, यानी ये एक सप्लाई से कनेक्ट रहेगा VCC से। अब एमीटर से हम आउटपुट लेते हैं, है ना, तो एमीटर से जो आउटपुट निकलता है वो कहाँ जाता है, दूसरा का बेस में जाता है, याद करो, बोले ना, दूसरा का बेस में जाएगा। वो ब्लॉक डायग्राम एक बार हम फिर यहाँ बना के दिखा रहे हैं। ये हो गया B2, ये मेरा B1 था, ये E1 था, और ये C1, और ये क्या हो गया, यहाँ पे C2 हो गया। C1 और C2 क्या है, सेम सप्लाई से कनेक्ट है, और ये है ना, ये हो गया मेरा C2। और हम आउटपुट कहाँ लेते हैं, दूसरा का एमीटर से। तो एमीटर में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद आउटपुट लेने के लिए एक लोड लगा देते हैं, देखो पैरेलल में एक लोड लगा दिए RL नाम का, ये V0 हो गया, ये मेरा E2 हो गया, एमीटर 2, और ये ट्रांजिस्टर Q1 नाम देते हैं, इसका नाम Q2 देते हैं, ठीक है। समझ में, ये डायग्राम समझ में कैसे बना। 2 ट्रांजिस्टर था, देखो क्या था, 2 एम्पलीफायर था, कॉमन कलेक्टर। अब इनपुट कहाँ डाल रहे थे, बेस में, कॉमन क्या था, कॉमन था मेरा कलेक्टर, यहाँ भी कॉमन क्या था, कलेक्टर। तो दोनों कलेक्टर देखो कॉमन है ना। जैसे AC एनालिसिस में जाएंगे, ये VCC क्या होगा, सप्लाई है तो ग्राउंड हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी इसको ग्राउंड से ही शो कर रहे हैं। आउटपुट कहाँ से लेते थे, एमीटर से, और दूसरा फिर इनपुट किस में जाएगा, बेस में, क्योंकि दोनों कॉमन कलेक्टर है, यहाँ पे भी इनपुट बेस में, यहाँ पे इनपुट बेस में, तो एमीटर और बेस कनेक्टेड है दोनों का। देखो पहला का एमीटर, दूसरा का बेस से कनेक्ट है, और आउटपुट किससे ले रहे हैं, एक लोड से ले रहे थे। यहाँ लोड क्या था, V0 RL या फिर RE नाम से, है ना। यही चीज़ बन गया ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब ये बन गया, ठीक है। अब देखो हाँ,
अब एक साथ करें क्यों, जैसे एसी इक्विवेलेंट में जाते हैं क्या बोलते हैं तुमको, एसी इक्विवेलेंट में हमेशा क्या बोलते हैं, डीसी सप्लाई को क्या करना है, डीसी सप्लाई को ग्राउंड करना होता है ना, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करना होता है, और क्या करना होता था, एक जो एमिटर वाला सेक्शन था उसमें क्या करना होता है, एक हमको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होता है आरई नाम से, है ना, ये 3 चीज़ करना होता था। यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा सकते हैं, जैसे मान लो ये और थोड़ा भयंकर दिखना है तो ये क्या होता था, यहाँ पे एक कैपेसिटर रहता था और इधर कुछ रजिस्टर लगा हुआ, तो यहाँ से तो कट जाता था, तो हम उसको लगा नहीं रहे, बस ऐसे ही इसको समझो, ठीक है। अब इसका हम लोग डायग्राम पे जाते हैं, किसका, एसी इक्विवेलेंट डायग्राम पे। अब बोलो यहाँ पे हम एसी इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, बता। एसी इक्विवेलेंट तो क्या होता है, सप्लाई ग्राउंड होता है, चलो ऊपर सप्लाई था उसको ग्राउंड कर दिए, अब वो कहाँ से कनेक्ट था, कलेक्टर से, अब कलेक्टर से, हाँ दोनों ग्राउंड हो जाएगा, हम दोनों को अलग अलग ग्राउंड कर रहे हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। देखो इनपुट तुम्हारा क्या बना यहाँ पे, वीन इनपुट बना ना, ये किस पे गया, बेस पे था, ठीक है, यहाँ तक। आउटपुट क्या एमीटर में था, ठीक, ये एमीटर से आउटपुट हो गया मेरा, और ये एक चीज़ हम पे मिसिंग कर दिया, क्या, एमीटर में एक स्मॉल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होता है, और इसका आउटपुट किस में जाता था, बेस में, दूसरा का ज़्यादा था कि नहीं, कॉमन कलेक्टर है तो, और ये भी क्या है, ऊपर जाके यही ग्राउंड से मिलाएगा, तो हम यहीं पर एक दूसरा ग्राउंड बना देते हैं, यहाँ जाके भी मिला सकते हो, लेकिन यहाँ भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ है दोनों। अब क्या है, यहाँ कभी एमीटर से आउटपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, ये एमीटर होगा और ये लास्ट में ग्राउंड है, तो ये कौन सा है, ये E2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये E1 है, ये क्या है, B2 है, ये B1 है, ये C1 है, ये C2 है ना। और आउटपुट कहाँ से लेते हैं हम लोग, एमीटर से लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया, बोलो क्या, यहाँ पे मिसिंग ये हुआ कि मेरा लोड गायब हो गया। अब यहाँ पे लोड एक था ना एमीटर के बाद, तो वो लोड तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक लोड बना, ये RE है, ये RE2 है, ठीक ना, यहाँ पे RE1 है, यहाँ पे एक रजिस्टर है RE नाम का, कैपिटल RE नाम का, याद है ना, ये जहाँ से हम जिसके अक्रॉस लोड लेते थे, RL बोलो, इसी को RL भी बोल सकते हैं, और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज लेते हैं। अब बोलो ये इक्विवेलेंट फिगर में किसी को कोई दिक्कत, कैसे यहाँ से यहाँ पहुँचे, बोलो। VCC हम लोग क्या करते हैं, जब भी AC इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं तो जो सप्लाई था DC सप्लाई, VCC क्या होता है, DC सप्लाई होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो ग्राउंड कर दिए, ये दोनों को तुम ऐसे मिला के भी ग्राउंड कर सकते हो, एक ही बात है, दोनों एक जगह ग्राउंड रहे या फिर हम अलग अलग कर दे, दोनों की बात है ना, समझ में। तो अब देखो अब क्या है, अब इसमें करंट वरेंट ड्रॉ करो, क्या क्या करंट था, क्या कुछ था, अब वो उतना तो सीख ही गए होगे। यहाँ पे कौन सा करंट था, बोलो, IC1, इसका क्या लिख सकते हैं, β1 इंटू IB1। यहाँ पे बेस में कौन सा करंट होता है, IB, तो यहाँ पे पहला ट्रांजिस्टर के लिए हम IB1 लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा करंट होता है, बोलो, अब तो याद हो ही गया होगा, 1 प्लस β1 इंटू क्या, IB1। यहाँ पे कौन सा करंट होता है, बोलो, IB2 बेस में, और कलेक्टर से कौन सा करंट आता है, कौन सा करंट आता है कलेक्टर से, β2 इंटू IB2, जिसको हम IC को लिखते हैं ऐसे, है ना। और यहाँ से यहाँ पे कौन सा करंट होगा, अब तो कोई बोल दो, यहाँ क्या होगा, बोलो तो, 1 प्लस β2 इंटू IB2। पता है सेमेस्टर में इतना डायग्राम बनाओगे 2-3 पेज में इनफ है, उसके बाद तो लिखना ही है, लेकिन मेन डायग्राम ही है, सोचो 2 पेज भर जाएगा इतना डायग्राम बनाओगे तो। बनाते जाओ डायग्राम, 2, 3, 4 पेज, 6 पेज, जितना देर तक मन डायग्राम बनाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप को, हम यहाँ का ड्रॉप को क्या लिखते हैं, यहाँ पर VBE1 हो गया पहला ट्रांजिस्टर के लिए, यहाँ से यहाँ का VBE2, ये इसका इनपुट के बराबर होता है ना, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे इक्वेशन निकालते हैं, इसका इक्वेशन निकालते हैं यहाँ पे। चलो पहले हम लोग करेंट गेन देख लेते हैं, ठीक है, इसमें करेंट गेन क्या होगा। तो अब बोलो आउटपुट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, कोई बोल सकते हो आउटपुट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ, तो I0 ये वाला होगा कि नहीं होगा। तो अब बोलो I0 का वैल्यू क्या होगा,
कोई बोल सकते हो आई नॉट का वैल्यू क्या होगा? ये सीरीज है, सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। तो इस ब्रांच पे करंट क्या है? बोलो बोलो। 1 प्लस बीटा 2 इंटू IB2 है ना। और IB2 किसके बराबर है? देखो फिगर से पहचानो तो IB2 किसके बराबर हो सकता है? देखो ये भी तो सीरीज है, तो IB2 किसके बराबर हो सकता है? बोलो। 1 प्लस बीटा 1 इंटू IB1। अब IB1 IB2 को अंदर डाल दो तो I नॉट क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा 2 इंटू IB2 की जगह रिप्लेस कर दोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस बीटा 1 इंटू IB1 है ना। तो अब करेंट गेन क्या होता है? AI को क्या लिखते हैं? I आउट बाय I इन है ना। तो यहाँ पे I इनपुट क्या है? बोलो। यहाँ पे I इनपुट ही है ना, यहीं पे जो I इन हो रहा है, पहला ट्रांजिस्टर में हम इनपुट जहाँ डाल रहे हैं वही करंट को हम इनपुट करंट लेंगे। तो I इनपुट क्या है? IB1 है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? I नॉट बाई IB1, क्योंकि IB1 ही क्या है मेरा। अच्छा और एक स्टेप में लिखते हैं तो कंफ्यूज जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा 2 इंटू 1 प्लस बीटा 1, और इसी को क्या लिख सकते हो? AI इक्वल टू I नॉट बाई IB1 को क्या लिख सकते हो? I इन है ना। यहाँ पे देखो IB1 I इन सेम है ना इस जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा 1 इंटू 1 प्लस बीटा 2। अब मतलब तुम सोच रहे हो कि I नॉट किसके बराबर हो रहा है? मान लो 1 प्लस बीटा इक्वल टू हम बीटा ही मान लेते हैं, क्योंकि बीटा मान लो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? बीटा 1 इंटू बीटा 2। करेंट गेन नहीं हो रहा है ना। तो करेंट गेन क्या है? I आउट इक्वल टू बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू I इन। मान लो तुम I इन में 1 एम्पियर करंट दे रहे हो, ठीक है। मान लो I इन में तुम 1 एम्पियर करंट दे। अच्छा नेक्स्ट पेज में इसको दिखा रहे हैं, इसको नेक्स्ट पेज में दिखा रहे हैं। अच्छा ये यहाँ तक सबको क्लियर है? ये वाला ठीक ना। I नॉट बाई I इन, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। देखो I नॉट बाई I इन किसके बराबर है? 1 प्लस बीटा 1 इंटू 1 प्लस बीटा 2। अच्छा मान लो हम अप्रॉक्सीमेट नहीं भी करते हैं, ठीक है। बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 हम मान लो 100 ले लेते हैं। बीटा जनरली 100 से 150 हो जाता है BJT का, ठीक ना। मान लो हम 100 ले लेते हैं। अब आउटपुट करंट हमको देखना कितना मिलेगा? 1 प्लस बीटा 1 इंटू 1 प्लस बीटा 2 इंटू कितना? I इन। तो अब I इन मान लो मेरा, हम मान लेते हैं हम इनपुट करंट 1 मिली एम्पेयर का दे रहे हैं, ठीक है। तो I आउटपुट कितना मिल जाएगा? 101 इंटू 101 इंटू कितना? 1 मिली एम्पेयर। देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? बाप रे बाप। अप्रॉक्स अगर ले लेते हैं 100 का स्क्वायर इंटू 1 मिली एम्पेयर। मैंने सोच रहे हो तुम इनपुट में कितना डाले थे? 1 मिली एम्पेयर। आउटपुट कितना मिल रहा है? देखो रहो कितना ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है, समझ दो। तो मल्टी स्टेज में तुम मल्टीपल ये लगा सकते हो क्या? एम्पलीफायर अलग अलग करके। तो अब बोलो कि भैया हम 3 4 5 लगा देते हैं तो हमको ह्यूज करंट मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तुम जैसे 2 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाओगे ना तो लीकेज करंट बढ़ने लगेगा। लीकेज करंट बढ़ने के वजह से पावर और हीट लॉस ज़्यादा होने लगता है, और हीट लॉस होने से ही पूरा सर्किट डैमेज हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली अप टू 2 ही पॉसिबल है। जैसे 3 लगाओगे तो फिर बहुत सारा मेजर्स आ जाएगा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, सर्किट डैमेज हो सकता है। तो लेकिन देखो एम्पलीफाई कर रहा है ना, तुम इनपुट में कितना डाल रहे थे? समझ रहे हो एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? बूस्ट करना सिग्नल को। तुम 1 मिली एम्पेयर का सिग्नल डाल रहे थे, आउटपुट में कितना मिल रहा है? 100 का स्क्वायर इंटू 1 मिली एम्पेयर, मैंने बहुत है कि नहीं। तो डार्लिंगटन पेयर को क्या बोलते हैं? डार्लिंगटन पेयर जो एम्पलीफायर है, या फिर डार्लिंगटन एम्पलीफायर को बोल ऑल्सो कॉल्ड बीटा मल्टीप्लायर सर्किट। बीटा मल्टीप्लायर सर्किट, ठीक है। या फिर ऑल्सो डार्लिंगटन पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर बीटा ट्रांजिस्टर सर्किट। क्या? सुपर बीटा ट्रांजिस्टर सर्किट है ना, ठीक है। तो ये था मेरा क्या। अब इसका पता है इसका ये। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज़ याद करो। आउटपुट हम किससे ले रहे थे? कॉमन कलेक्टर से, है ना। तो याद करो जिसमें कॉमन कलेक्टर ने बहुत ज़्यादा गेन देता था करंट का, उसमें क्या होता था? वोल्टेज गेन क्या होता था? यूनिटी होता था।
याद है, कॉमन कलेक्टर को हम एमिटर फॉलोअर भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वी नॉट इक्वल टू वी इन हो जाता था। याद करो, किसी को याद आ रहा है ये चीज? याद आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्योंकि आउटपुट तो हम किससे ले रहे हैं? कलेक्टर से। तो कलेक्टर कभी वोल्टेज एम्पलीफाई करता है? कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर नहीं, वहाँ पे गेन क्या होता है? 1 हो जाता था, है कि नहीं? डाल इंटरपेयर का। ठीक है।